हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का जीएसआईक्यू पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख जलधाराओं के बारे में। ठंडी जलधाराएं पढ़ेंगे और उसके बाद हम गर्म जलधाराएं पढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों ही जलधाराओं को पढ़ने से पहले एक छोटा सा हम संक्षिप्त परिचय हम उसे कह सकते हैं कि वो पढ़ लेते हैं पृथ्वी के बारे में, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है पृथ्वी के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं कुछ। मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है। मेरी आर्ट उतनी अच्छी है नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है। और ये जो है रेखा बिल्कुल बीचों बीच से गई है। ये होती है 0 डिग्री रेखा, जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। मैं जो बोलूँगा उसको आप समझने का प्रयास करें पूरा पूरा। ये जो ठीक है, 23.5 डिग्री एक और रेखा होती है जो दक्षिणी ध्रुव पर होती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर, और इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा और ये भूमध्य रेखा हम इसको कहते हैं। सेकंड थिंग हम ये जानेंगे कि दो रेखाएं और होती हैं। ये एक आर्कटिक वृत्त होता है, ये अंटार्कटिक वृत्त होता है। ये 66.5 डिग्री होता है। 66.5 डिग्री जो नॉर्थ पोल पे होता है उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी ध्रुव पर होता है, साउथ पोल पे होता है, उसको हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। चलिए, इतना तो कंप्लीट हो गया। अब कुछ और जानते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, हम सब जानते हैं कि इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है। लगभग, मैं अभी लगभग की बात कर रहा हूँ, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा टोटल एरिया हो गया। अब इसमें कितना जलीय भाग है और कितना थली भाग है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि इस पर जल कितना है, थल कितना है। तो पहले परसेंटेज की बात कर लूँ। तो अगर परसेंटेज की मैं बात करूँगा तो 70.8% जो भाग है वो हमारा वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ठीक है। हमारी, मैं ओवरऑल पृथ्वी की बात कर रहा हूँ कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर 70.8% जो है वो जली भाग है। अब शेष बचता कितना है, 29.2% जो भाग है वो हमारा कौन सा है, वो थली भाग है, ठीक है। थल है या वो लैंड बॉडी है। तो फिलहाल हम जली धाराओं के बारे में बात करेंगे। तो हम पढ़ेंगे अभी जो हमारा जो वाटर बॉडी है 70.8% है, इसके बारे में। अब हमने ये परसेंटेज की बात कर ली कि 70.8% जल है और 29.2% भाग जो है वो हमारी पृथ्वी पे थल है। अगर मैं एरिया की बात करूं कि एरिया कितना हो जाएगा, तो आइए हम वो भी जान लेते हैं कि टोटल एरिया अगर बात करूं तो कितना हो जाएगा। देखिए, वैसे तो मैं ट्रिक वगैरह ये जो चीज़ें हैं ना, मैं इसमें बिलीव नहीं करता बिल्कुल भी। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ को मतलब याद कैसे भी बना रहे, तो मेरा मेन फंडा वो है। तो हम अगर ये पूछा जाता है कि कितना एरिया है थली भाग का, तो अभी हमने परसेंटेज की बात कर ली, ठीक है, कि 70.8% जो है वो जल है, बाकी का शेष जो है वो थल है। लेकिन अगर एरिया पूछा जाए वर्ग किलोमीटर में या कैसे भी, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि माफ़ कीजिएगा लेकिन ये मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूँ। हम ये अक्सर कहते हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 वो हो गए। तीन हम मुख्य रूप से मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनको भी मान लेते करोड़ में। तो 33, एक मिनट, 33 और तीन हमारे ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 36 हो गए। बस यही हमारा एरिया है। अगर पूछता है कोई कि जो लैंड बॉडी है, सॉरी क्या नाम, वाटर बॉडी जो है, अर्थ पे जो वाटर बॉडी है उसका एरिया कितना है, यानी जो जली भाग है वो कितना है, तो उसका एरिया है 36.17। तो आप फिलहाल 36 याद करिएगा, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जल और जो थल का आंकड़ा है, यानी कि वाटर का और लैंड का, दोनों का जो आंकड़ा है वो कितने का है, 36 का। ऐसे भी याद रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब मुझे एक बात बताइए कि ये तो हो गया जली भाग 36, और टोटल है हमारा 51, ठीक है। 51 में से अगर हम 36, हमारा बचेगा 14.89, या लगभग हम 14 के आंकड़े से कह सकते हैं, 14 या 15, ठीक है। तो ये हमारा अब तक का जो डेटा रहा, 51 करोड़ टोटल एरिया है। हम जानते हैं कि 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो है वो जली भाग है। तो शेष कितना बचेगा, तो हम कह देंगे 14, क्योंकि इधर देखिए कुछ लैग में है, तो ये 14.89 आ जाएगा। बाकी इधर जितना भी बचेगा वो आई थिंक शायद 17 बचेगा, ठीक है। तो ये एरिया हो जाएगा।
ये जल का है और ये थल का है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हमारा हो गया एरिया। अब हम कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी हमने बताया था कि दो पोल हैं, एक तो है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। अब अगर हमसे मान लीजिएगा थोड़े समय के लिए, अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि ये बताइए कि जैसे कि अभी हमने बताया था कि एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल, मुझे ये बताइए कि नॉर्थ पोल पे कितना जल है कितना थल है, या साउथ पोल पे कितना जल है तो कितना थल है। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो उत्तरी गोलार्ध में 40% जल है, 40% जो है वो क्या है, वाटर है, और शेष कितना बचा 60%। तो 60% जो भाग है वो कैसा है, स्थल है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज़्यादा है अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध के। अब 81% साउथ पोल पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वो लगभग ज़्यादा जो है वो पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, जबकि जो नॉर्थ पोल है, जो उत्तरी ध्रुव है, उस पर जल की मात्रा जो है उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि दक्षिणी गोलार्ध पे है। तो 81% ये इधर हो गया, और शेष अगर बचेगा तो 19% बचेगा। तो 81% जल है और 19% जो थल है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, दक्षिणी गोलार्ध की। और उत्तरी गोलार्ध की बात करूँ तो 60% जल है और 40% थल है। तो ये हमारा डाटा हो गया। अब हम चलते हैं मुख्य जो हमारा पॉइंट है आज की जलधाराएँ। उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं कि जो जलधाराएँ हैं इनका निर्माण कैसे होता है। ये आगे शायद इसमें हम डिस्कस कर लेंगे, अभी टाइम हो रहा है। और इनका मूवमेंट कैसे होता है, तो एक रिलेशनशिप मैं बताना चाहूँगा। जो जलधाराएं हैं उनका हवा से क्या रिलेशनशिप होता है, वायु से क्या रिलेशनशिप होता है। तो ये जो जलधाराएं हैं ये नॉर्थ पोल पे कुछ इस प्रकार मूव करती हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करती हैं नॉर्थ पोल पे। वहीं ये साउथ पोल पे राइट टू लेफ्ट मूव करती हैं, ठीक है, इस प्रकार। यानी कि नॉर्थ पोल पे ये लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड मूव करती हैं, जबकि साउथ पोल पे राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड ये मूव करती हैं। अभी आगे आ जाएगा तो आप समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ठंडी जलधाराओं के बारे में। और उसमें सबसे हमारी जो पहली जलधारा है वो है लैब्राडोर की जलधारा। ठंडी जलधाराएँ क्या होती हैं, गर्म जलधाराएँ क्या होती हैं, चलिए अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा हो रहा है। लैब्राडोर की जलधारा के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो ये उत्तर अमेरिका डेविस जल डमरू मध्य के पास होता है। दूसरी चीज, थोड़ा सा आगे हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस जलधारा यानी कि ये जो जलधारा है कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में ये बहती है, और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास ये गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा में आके मत्स्य बैंक का निर्माण करती है। ये मत्स्य बैंक क्या होता है और मत्स्य बैंक का निर्माण कहाँ होता है, तो जान लो कि जहाँ ठंडी और गर्म ये जो जलधाराएं हैं, दो जलधाराएं जहाँ आपस में मिलेंगी वहाँ मत्स्य बैंक का निर्माण होगा, ठीक है, मत्स्य बैंक का निर्माण होगा। जहाँ ठंडी और गर्म जो दो विपरीत जलधाराओं का जहाँ मिलन होगा वहाँ पे मत्स्य बैंक का निर्माण होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब जो दो विपरीत जलधाराएं आपस में जहाँ मिलती हैं वहाँ एक विशेष प्रकार की एक घास का निर्माण होता है जिसे हम प्लैंकटन कहते हैं, ठीक है, प्लैंकटन नाम की जो घास है उसका निर्माण होता है। और वो मछलियों के लिए वरदान साबित होती है कि जहाँ वो घास होगी वहाँ मछलियों का पाया जाना मतलब स्वाभाविक है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह जलधारा अपने साथ बर्फ़ के बड़े बड़े हिमखंड भी लेके आती है, इसको भी हमें याद में रखना है। नेक्स्ट है हमारी कनारी की जलधारा, इसके बारे में जान लीजिएगा क्या है। ये अफ्रीका के पश्चिमी तट के सारे कैप वर्डे द्वीप समूह के पास से होकर बहने वाली एक कैसी जलधारा है, तो ये एक ठंडी जलधारा है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है। आपको 3-4 ऑप्शन होंगे और उसमें कोई एक ऑप्शन होगा कनारी की जलधारा। तो ऑप्शन से पूछेगा तो ठंडी या गर्म से भी पूछ सकता है, या फिर वो जलधारा ही दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में बताइए कि ये कौन सी
उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर बहती है। अभी हम कुछ चीज़ें और बताएंगे, जैसे कि भूमध्य रेखा के पास जितनी भी जलधाराएं होंगी वो कैसी होंगी, लगभग गर्म जलधाराएं होंगी। और उसका कारण क्या है कि भूमध्य रेखा पे सूर्य जो है लंबवत चमकता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो सीधी बात है कि वहाँ भूमध्य रेखा पे बर्फ़ तो पड़ती नहीं है, तो ठंडे होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो भूमध्य रेखा के पास से जो भी जलधारा निकलेगी वो कैसी होगी, गर्म होगी। और ध्रुवों से जो जलधाराएं निकलेंगी वो कैसी होंगी, ठंडी। क्यों, ध्रुवों पे तापमान शून्य रहता है या माइनस में चला जाता है। चलिए, ये तो कह सकते हैं ना कि वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं कि थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। देखते हैं आगे, इस धारा की उपस्थिति से सहारा मरुस्थल जो है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, ठीक है, सहारा मरुस्थल के बारे में जान लो, ये अफ्रीका में, इसकी उत्पत्ति में इसे सहायता मिलती है। नेक्स्ट हमारी जो जलधारा है ये फॉकलैंड की जलधारा है। तो हॉर्न ऑफ जो अंतरीप है, हॉर्न ऑफ अंतरीप की जलधारा फॉकलैंड द्वीप से टकराती है और दो दिशाओं में ये डिवाइड हो जाती है। यह दक्षिण से उत्तर दिशा में अर्जेंटीना के तट के सहारे बहती है, ठीक है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कहाँ है, तो ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है, साउथ अमेरिका। यह जलधारा जो है वो ब्राज़ील के पूर्वी तट पर ब्राज़ील की गर्म जलधारा से मिल जाती है। इस जलधारा के प्रभाव से पेंटागोनिया के मरुस्थल की उत्पत्ति में सहयोग मिलता है। तो पेंटागोनिया के पठार के बारे में ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग जानते होंगे ना, मैं बता दूंगा अभी। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक कैसी जलधारा है, तो ये एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा जो भी डाउट है। नेक्स्ट हमारा वेनेजुएला की जलधारा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं चलिए देखते हैं, वेनेजुएला की जलधारा यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी कि साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ ये बहती है। इस जलधारा के प्रभाव से नामीबिया के तट पर भारी कोहरा पड़ता है, इसको याद रखना है। वेनेजुएला की जलधारा बहुत बार पूछा जाता है। तो ये कैसी एक जलधारा है, ठंडी जलधारा है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और नामीबिया के तट पर ये भारी कोहरा उत्पन्न करती है। इसको बहुत अच्छे से हमें याद रखना है। नावी मरुस्थल की उत्पत्ति इस जलधारा के प्रभाव से हुई है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। और नेक्स्ट है हम्बोल्ट, जिसे हम पेरू की जलधारा के नाम से भी जानते हैं। चलिए आइए इसके बारे में कुछ पढ़ लें। चिली तथा पेरू के पश्चिमी तट के सहारे बहने वाली यह एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। देखिए, प्रशांत महासागर का जिक्र आ गया तो मैं थोड़ा शॉर्ट बता दूं कि जो प्रशांत महासागर है उसका जो संपूर्ण महासागर है उसमें से उसका खुद का 50% एरिया है, यानी कि 49.3 के आसपास है। तो लगभग 50% में अकेले महासागरों की जब बात करूँगा तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 50% में अकेले प्रशांत महासागर है और बाकी में शेष जो बाकी के बच जाते हैं वो हैं। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि इसी जलधारा के प्रभाव से चिली तथा पेरू में विस्तृत अटाकामा जो मरुस्थल है उसकी उत्पत्ति हुई। यह जलधारा लगभग 6 से 7 वर्षों में गर्म हो जाती है, जिसे अल नीनो कहते हैं। अल नीनो और ला नीनो मैंने क्लास एक ली है और बहुत अच्छे से बताया कि अल नीनो क्या होते हैं, ला नीनो क्या होते हैं। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में पढ़ी होगी वो क्लास और आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया की जलधारा, इसके बारे में जानेंगे। कैलिफोर्निया की जलधारा के बारे में, कैलिफोर्निया के निकट उत्तर प्रभाव से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर कई मरुस्थलों की उत्पत्ति होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैलिफोर्निया की जलधारा, इसकी खासकर ये लोकेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये है कहाँ। अगला हम देखेंगे क्यूराइल की जलधारा, इसके बारे में जानते हैं। क्यूराइल की जलधारा के बारे में, इसे आयोशियो जलधारा भी कहा जाता है, आयोशियो। यह उत्तर से दक्षिण क्यूराइल द्वीप समूह के पास में बहती है। जापान के निकट क्यूरोशिबो की गर्म जलधारा से ये मिलकर भारी कोहरा उत्पन्न करती है, इसको हमें याद रखना है। और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ क्या होता है, मत्स्य बैंक का निर्माण होता है। क्यों होता है मत्स्य बैंक का निर्माण, क्योंकि यहाँ भी एक ठंडी जलधारा मिल रही है और एक गर्म जलधारा मिल रही है। अभी जैसा कि हमने बताया कि जहाँ दो विपरीत जलधाराएं मिलेंगी वहाँ मत्स्य बैंक का निर्माण 100% होना है, वहाँ मछलियाँ 100% उत्पन्न होंगी बड़ी मात्रा में। और आप एक जीके में भी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जापान के तट पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं, और उसका कारण क्या है,
यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। ये तो पता ही है कि ये एक उत्तरी प्रशांत महासागर की कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। उत्तरी प्रशांत महासागर क्यों? क्योंकि जापान नॉर्थ पोल पे है, उत्तर में है। ठीक है, और वहाँ प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, इसके बारे में जानो क्या है ये। यह हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर बहती है। इसी जलधारा के प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारी ग्रीनलैंड की जलधारा। ये बहुत संक्षिप्त में हमने सोचा है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट न किया जाए, तो बहुत संक्षिप्त में जो मेन डाटा है उसको रखा गया है। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड की जलधारा के बारे बाकी का जो काम है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ भूल जाते हैं तो ये मत भूलिएगा कि एक ठंडी है या गर्म जलधारा है, और ये मत्स्य बैंक का निर्माण करती है या नहीं करती है। यह जो जलधारा है ये डेनमार्क जल संधि से निकलकर ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के सहारे बहती है। कौन सी? ग्रीनलैंड की जलधारा। बड़े बड़े, ये क्या हो गया? ठीक है, सही हो गया, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इरमिंगर जलधारा के बारे में। क्या है ये इरमिंगर की जलधारा? ये तो हो गया था ना, ये बड़े बड़े हिमखंड लाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है इरमिंगर जलधारा। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है और आइसलैंड के पूर्वी तट के सहारे ये बहती है। इसके प्रभाव से आइसलैंड में बर्फ़ की जो परतें हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हम देखेंगे अब गर्म जलधाराओं के बारे में। अब तक जो ठंडी जलधाराएं थीं मुख्य रूप से वो हमने कवर कर ली हैं। ये जो अब जलधाराएं हम पढ़ेंगे ये सारी की सारी गर्म जलधाराएं होंगी। ठीक है, तो इनको हमें भूलना नहीं है। चलिए सबसे पहले जो इसमें है वो हम कुरोशियो की जलधारा पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछी जाती है। उत्तरी विश्वोत्तरी जलधारा, पहला वर्ड है उत्तर विश्वोत्तरी जलधारा। अगर भूल भी जाओ तो एक चीज़ हमेशा याद रख लें, जब भी कोई जलधारा पढ़ो या आपसे पूछा जाए तो ये उसमें ज़रूर लॉजिकली सोच लेना कि ये निकल कहाँ से रही है। ये दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है। समझ में आया कुछ? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह जलधारा कुरोशियो जलधारा के नाम से भी जानी जाती है। और इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। यह प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। यह जलधारा पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़कर तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। मैंने एक वर्ड यहाँ बोला कि पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़कर, पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़कर। आप समझ रहे हैं? अभी जस्ट मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था कि नॉर्थ पोल पे पश्चिम से पूर्व जाते हैं, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, या ऐसे हमने ऐसे बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और साउथ पोल पे दक्षिणी ध्रुव पे हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। कैसे भी याद रख लो, आपकी मर्जी है। जापान के पास यह जलधारा क्यूराइल की ठंडी जलधारा में मिलती है और यहाँ भी मत्स्य बैंक का निर्माण होता है। चलिए अगला हम पढ़ेंगे अलास्का की जलधारा। यह उत्तरी प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। यह उत्तरी अमेरिका के अलास्का के पश्चिमी तट के सहारे बहती है। अब मुझे कोई ये बताइए कि पश्चिमी तट के सहारे अगर बहती है, अच्छा अलास्का के बारे में कोई एक फैक्ट बता दीजिएगा। ये बता दीजिएगा अगर किसी को पता है कि अलास्का जो है, अलास्का का जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन देता हूँ, फ्रांस, अमेरिका, रसिया या जापान। अलास्का जो द्वीप है इस पर किसका अधिकार है? नेक्स्ट है सुसीमा की जलधारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। सुसीमा कुरोशियो जलधारा का वह भाग जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास से अलग होता है। बहुत बार पूछा जाता है कि सुसीमा की जलधारा है एक किस प्रकार की जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है और ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। बहुत मज़ेदार फैक्ट हैं, अगर आप चाहें तो पूरा आनंद ले सकते हैं।
अपनी उच्च लवणता और उच्च तापमान के कारण सुसीमा की जो जलधारा है वो धारा तटीय भागों की जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है लवणता के कारण। ऑब्वियसली है कि अगर लवणता होगी तो तटों को प्रभावित करेगी। और अगली हमारी जो जलधारा है वो अल नीनो जलधारा है। अल नीनो, लालिनो अभी पढ़ा था, तो अल नीनो अब पढ़ेंगे। अल नीनो धारा को विपरीत धारा के नाम से भी हम जानते हैं, पहला फैक्ट। दूसरा, यह जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है। यह पेरू के तट पर प्रवाहित होती है, जिसके परिणामस्वरूप पेरू के तट पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अब मैं धाराओं के बारे में, इनके बारे में क्या बताऊँ, अल नीनो लालिनो क्योंकि बता चुका हूँ, तो एक चीज़ में मज़ा नहीं आता बार बार बताने में, क्योंकि कई लोग जानते हैं। इसके आगमन से समुद्री प्लैंकटन जो जल हैं वो आ जाते हैं। फलतः भोजन न मिलने के कारण मछलियाँ जो हैं वो मरने लगती हैं। प्लैंकटन जो है वो जल जाते हैं जैसे ही मतलब इसका आगमन होता है। मैंने कहा था कि जहाँ प्लैंकटन होगा वहाँ मछलियों का पाया जाना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ ये क्या करता है कि जैसे ही आता है तो प्लैंकटन जो घास है वो जल जाती है। ये जल मतलब वो वाटर नहीं है, ये यहाँ जल का मतलब है फायर। ठीक है, तो वो जल जाती है, वो नष्ट हो जाती है, और उससे क्या होता है कि मछलियों का जो मुख्य रूप से भोजन तो वही है प्लैंकटन, तो वो नष्ट हो जाती है। फाइनली मछलियाँ मरने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। यह जलधारा भारतीय मानसून को भी प्रभावित कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। और आगे देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा और है कि कैरियालिसिस बल, जो कि अक्सर पढ़ा होगा, तो कैरियालिसिस बल के प्रभाव से दक्षिणी विस्वती जो जलधारा है न्यू गिनी द्वीप के समीप दक्षिण की ओर ये मुड़ जाती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे ये क्या होता है, प्रवाहित होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है, याद रख लेना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ है। सोने की खदानें भी हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी। चलिए नेक्स्ट है फ्लोरिडा जलधारा। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की कैसी जलधारा है, गर्म है। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जब युकाटन जल संधि द्वारा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है तब इसे हम वहाँ क्या कहते हैं, फ्लोरिडा की जलधारा के नाम से जानते हैं। देखते हैं कुछ और बचा है जी, बिल्कुल गल्फ स्ट्रीम की अभी जलधारा बची हुई है। आइए देखते हैं इसके बारे में। हैट्रस अंतरिक्ष से ग्रैंड बैंक तक इस धारा को गल्फ स्ट्रीम के नाम से हम जानते हैं। कोई मुझे बताएगा ये ग्रैंड बैंक कहाँ पे है, कोई बताए कमेंट बॉक्स में ये ग्रैंड बैंक कहाँ है। इस जलधारा को मैक्सिको की खाड़ी में पर्याप्त मात्रा में उष्ण जल जो है, यानी कि जो गर्म जल है वो प्राप्त हो जाता है, जिसे यह ठंडे भागों में पहुंचाती है। इस जलधारा की जो खोज है वो पोंस डी लियोन ने की थी, और कब की थी, तो 1513 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी जलधारा के बारे में। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। और न्यू फाउंडलैंड द्वीप यानी कि कनाडा की बात कर रहा हूँ, इसके पास लेब्राडोर नामक जो ठंडी जलधारा है उससे ये संगम करती है। आपको पता ही है कि एक गर्म जलधारा है और ये जब ठंडी जलधारा से संगम करेगी प्लैंकटन। ठीक है, भूलना नहीं है, याद हो जाएगा ऐसे ही, बार बार जब पढ़ेंगे एक बार तो दिमाग में घुस ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट है नॉर्वे जलधारा। यह अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जब पूर्वी भाग में पहुंचता है तब दो भागों में ये विभक्त हो जाती है। इसकी जो एक शाखा है वो ब्रिटिश द्वीप समूह होते हुए नॉर्वे के तट तक बहती है। इसे नॉर्वे में हम क्या कहते हैं, इसे नॉर्वे में हम नॉर्वे की धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगला हम पढ़ेंगे ब्राज़ील की जलधारा। दक्षिण विस्वतीय जो धारा है, प्रवाह की जो उसकी एक शाखा है वो ब्राज़ील के पूर्वी तट के सहारे बहती है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्राज़ील की जलधारा। विषुवत की प्रवाह यानी कि जो भूमध्य रेखा से जो जलधारा निकलती है, जो कि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसकी एक जो शाखा है वो क्या है, ब्राज़ील के किनारे किनारे से बहती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्राज़ीलियन जलधारा कहते हैं। यह जलधारा आगे चलकर फॉकलैंड की ठंडी जलधारा से संगम करती है। और आपको पता ही है आगे नेक्स्ट कि यह जो जलधारा है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक कैसी जलधारा है, तो ये कैसी है, ये गर्म जलधारा है, क्योंकि विषुवत रेखा की बात हुई है और हमने
बहुत लॉजिकली बताया था कि भूमध्य रेखा की जब बात होगी तो कोई जलधारा होगी, ऑफकोर्स वो गर्म होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, यह अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है जो विषुवत रेखा के उत्तर पूर्वी सन्मार्गी पवनों के कारण यह उष्ण जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि यूं बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इसे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा के नाम से भी हम जानते हैं। तो एक चीज़ तो मुझे लगता है कि क्लियर हो ही गई होगी, ज़्यादातर लोगों को समझ में आ गई होगी कि जब भी भूमध्य रेखा की बात हुई जलधाराएं थी वो कैसी थी, गर्म जलधाराएं थी। चलिए उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। तो थोड़ा और समझ लेते हैं इन्हीं के बारे में। यह जलधारा जो है वो कैरिबियन सागर में कैरिबियन द्वीप समूह से टकराकर दो भागों में मुड़ जाती है। एक शाखा मैक्सिको की खाड़ी में और दूसरी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे बहती हुई गल्फ स्ट्रीम की जलधारा में जाके मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम तो हमने पूछा ही है, एक गर्म जलधारा है। ठीक है, चलिए मोजाम्बिक की जलधारा पढ़ेंगे नेक्स्ट। क्या है मोजाम्बिक की जलधारा? यह हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा है जो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा से उत्पन्न होती है, जो कि अभी हमने पढ़ा था जस्ट पहले। यह अफ्रीका के पूर्वी तट पर तथा मेडागास्कर में बहती है या प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है हमारा अकुलहास की जलधारा, और आई थिंक मुझे लगता है कि ये लास्ट जलधारा होगी। यह हिंद महासागर की एक कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है जो मेडागास्कर द्वीप समूह के दक्षिण में बहती है। अब मुझे कोई ये बताएगा कि ये दक्षिण में बहती है तो इसकी दिशा कैसी होगी? चलिए बताइएगा। और शायद ये लास्ट, यह जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो हाँ ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है समझ में आया होगा। इसकी जो PDF है वो अभी हम जस्ट थोड़ी देर में अपना जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल GSIQ क्विज मास्टर, ठीक है, क्विज मास्टर नाम से एक चैनल है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर एक्चुअली क्या है कि इस पर दो काम है। पहला तो PDF मिल जाएगी, दूसरा डेली उस पर क्विज आती हैं, 10 से 15 भी क्विज आती हैं, और ऑलमोस्ट 10 से 15 डेली क्विज आती हैं। और जो स्टैटिक जी के टाइप का जो पोर्शन होता है, फैक्चुअल डाटा, वो भी उस पर डाला जाता है। दूसरा कि डाटा मिल जाएगा, तीसरा PDF भी मिल जाएगी। तो जो GSIQ क्विज मास्टर टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और GSIQ विद प्रशांत यादव भी अपना चैनल है। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चीज़ें अगर हमारी अच्छी लगती हैं, थोड़ी बहुत ऐसा लगता है कि कुछ हाँ सीखने को हमें मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं कल, देखते हैं और किसकी क्लास लेंगे अभी नहीं पता हमें। जो भी लेंगे हम एक दिन मतलब पहले टेलीग्राम पे हम पोस्ट डाल देंगे। यानी कि अब परसों क्लास होगी तो कल कोई क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी, लेकिन आज हम बता देंगे कि परसों किसकी क्लास होगी। टेलीग्राम चैनल पे अपना पोस्ट डाल देंगे। चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है, परसों। ओके, गुड बाय।